हम तो कल भी मुसाफिर थे, हम आज भी मुसाफिर हैं। हम तो कल भी मुसाफिर थे, हम आज भी मुसाफिर हैं। कल अपनों की तलाश में थे, आज अपनी तलाश में हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एकलव्य अकादमी टूडला में। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है अशोक के अभिलेख। तो आज हम चर्चा करते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। इससे पहले हम मौर्य साम्राज्य के दो भागों में आपको दो वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, यानी मौर्य साम्राज्य के दो भाग हम बना चुके हैं। ये हमारा अंतिम भाग है अशोक के अभिलेख। यूपी SSC पैट को देखते हुए हम इसकी तैयारी आपको करा रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं अशोक के अभिलेख के बारे में कि अशोक के अभिलेख क्या थे। तो अशोक के अभिलेखों को तीन वर्गों में पढ़ा जाता है, तीन भागों में बांटकर हम इसको पढ़ते हैं जो अशोक के अभिलेख मिले हैं। एक तो अशोक के अभिलेख मिले हैं, तो अशोक के अभिलेखों के प्रकार क्या क्या हैं। एक शिलालेख है, स्तंभ लेख है और गुहा लेख है। गुहा लेख का मतलब गुफा लेख, गुफाओं में लिखी गई बातें। शिलालेख दो प्रकार के मिले हुए, शिलालेख दीर्घ और लघु, यानी दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। अगर हम शिलालेखों की बात करें कि टोटल कितने शिलालेख अशोक के मिले हैं, तो 40 से ज्यादा छोटे बड़े शिलालेख मिले हैं। 40 से ज्यादा शिलालेख मिले हैं। जो दीर्घ शिलालेख मिले हैं वो 14 शिलालेख हैं। तो दीर्घ शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 संख्या है। ये दीर्घ शिलालेख क्या है? ये दीर्घ शिलालेख का मतलब है अशोक ने एक बड़े पत्थर पर अपनी 14 बातें लिखवाई। अपने प्रशासनिक और धर्म से संबंधित उसने 14 बातें लिखवाई। इन 14 बातों को ही चतुर्दश लेख भी कहा जाता है। तो दीर्घ शिलालेखों में अशोक ने किसका वर्णन किया है? अशोक ने अपने प्रशासन और अपने धर्म का वर्णन इनमें किया है। तो दीर्घ शिलालेखों के बारे में समझ में आया होगा। अगर एक प्रश्न और बनेगा कि 14 दीर्घ शिलालेख कहां से मिले हैं, कितने स्थानों से मिले हैं, तो वो मिले हैं 8 स्थानों से। कितने स्थानों से मिले हैं? 8 स्थानों से मिले हैं। अब हम चर्चा करते हैं लघु शिलालेख की। तो लघु शिलालेख अशोक के 20 से ज्यादा स्थानों से मिले हैं। 20 से ज्यादा स्थानों से मिले हैं। और इस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ के बारे में वर्णन किया है। उसने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया है इन लघु शिलालेखों में। तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा दीर्घ शिलालेखों का विषय क्या था? तो दीर्घ शिलालेखों का विषय था प्रशासन एवं धम्म, अर्थात अपने प्रशासन के बारे में वो उसमें जानकारी देता था। लघु शिलालेखों का विषय क्या था? व्यक्तिगत जीवन से संबंधित वो लघु शिलालेख थे। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं स्तंभ लेख की। तो जो स्तंभ लेख है वो स्तंभ लेख भी दो प्रकार से मिले हैं, एक दीर्घ स्तंभ और लघु स्तंभ। दीर्घ स्तंभ, प्रश्न आता है कि स्तंभों की बताइए संख्या कितनी थी? अशोक के स्तंभों की संख्या कितनी थी? तो अशोक के स्तंभों की संख्या 7 बताई जाती है। 7 उसमें बातें थी। अशोक के स्तंभों की संख्या कितनी है? 7 थी। दीर्घ स्तंभ 7 मिले हैं जिनमें 7 बातें थी। और जो 7वीं बात है वो सिर्फ दिल्ली टोपारा स्तंभ लेख में ही लिखी गई है। तो अशोक के स्तंभों में अधिकतम कितनी बातें लिखी गई हैं? अधिकतम 7 बातें लिखी गई हैं। और वो 7वीं बात किस अभिलेख से मिली है? तो दिल्ली टोपारा अभिलेख से मिली है। समझ में आया होगा। लघु स्तंभ 5 स्थानों से मिले हैं और ये 6 स्थानों से मिले हैं। तो स्तंभ लेख में अशोक ने क्या कराया था? अशोक ने एक तो सिंगल पिलर का एक, मतलब सिंगल पत्थर का एक स्तंभ बनवाया था जिसमें एक ही पत्थर का टुकड़ा होता था। उसको वो पब्लिक प्लेस में लगाता था, सार्वजनिक स्थानों पर लगाता था। उसमें स्तंभ लेखों में अपनी प्रशासनिक संबंधी बातें लिखता था। और जो लघु स्तंभ होते थे वो कई टुकड़ों में बनाता था, यानी
कई टुकड़े मिलाकर पत्थर के, तो वो आकर्षक बनते थे, अट्रैक्टिव बनते थे। तो जब वो सजावटी बनते थे तो उनको दरबार में रखता था। और जब वो अपनी दीर्घ स्तंभ बनाता था तो वो एक बलुआ पत्थर से बनता था। जैसा कि आज आपने सड़कों की डिस्टेंस बताने के लिए देखा हो तो सरकार जब बनाती है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तो जो पत्थर लगे होते हैं वो भी बलुआ पत्थर के होते हैं। इसी प्रकार से अशोक ने 7 दीर्घ स्तंभ बनाए। क्या बनाए? अशोक ने दीर्घ स्तंभ बनाए। तो इस तरीके से आप इसके बारे में समझोगे। गुहालेख जो गुफाओं में जो अशोक ने गुफाएं बनवाई उनमें जो संघ और बुद्ध संघ की बातें, धर्म की बातें वो लिखी उसने धम्म की, वो गुफालेख में भी लिखी। तो अभिलेख 3 वर्गों में मिलते हैं, शिलालेख के रूप में, स्तंभलेख के रूप में और गुहालेख के रूप में। बात समझ में आई? अब इन अभिलेखों को पढ़ा किसने? तो सबसे पहले खोजा किसने? तो अशोक ने, मतलब अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा? तो वो खोजा था टील पैंथर ने। सबसे पहले किसने खोजा? टील पैंथर ने खोजा, और वो खोजा 1750। ये तो पता चल गया था टील पैंथर को कुछ तो है जो पुरातत्व ऐसे संबंधित है और इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन उसको पढ़ा किसने? तो पढ़ा सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी। तो 1837 में टोपारा स्तंभ पढ़ा गया सबसे पहले। तो अशोक ने सबसे पहले अपना कौन सा अभिलेख पढ़ा? अशोक का सबसे पहले कौन सा अभिलेख पढ़ा गया? वो पढ़ा गया टोपारा। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को खोजने वाले का नाम बताओ। टील पैंथर 1750 में, लेकिन वो पढ़ नहीं सका था। ठीक, तो यहीं से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, टील पैंथर और जेम्स प्रिंसेप से। ठीक, अब हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की लिपि, कि अशोक ने किस लिपि में इसको लिखवाया था। अशोक ने किस लिपि में इसको लिखवाया था? तो अशोक ने ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया था। जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसे कि आज देवनागरी लिपि लिखी जाती है, हम बाएं से दाएं लिखते हैं, लेफ्ट से राइट लिखते हैं। तो इस ब्राह्मी लिपि में ही अशोक के ज्यादातर अभिलेख मिले हैं। ब्राह्मी लिपि में ही अशोक के ज्यादातर अभिलेख मिले हैं। बात समझ में आई? अब बात आती है एक और लिपि मिली है, खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे कि आज उर्दू लिखी जाती है। तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, तो ये कैसे उल्टी लिपि लिखी जाती थी ब्राह्मी लिपि की अपेक्षा। इसमें ये जो खरोष्टी लिपि के अभिलेख हैं वो कहां से मिले हैं? तो एक तो मानसेरा पाकिस्तान से, एक शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से। तो आज पाकिस्तान से जो 2 अभिलेख मिले हैं, मानसेरा और शाहबाजगढ़ी, उन दोनों की लिपि खरोष्टी है। कौन सी है? खरोष्टी लिपि है, जो कि दाएं से बाएं उर्दू की तरीके से लिखी जाती है। इसके बाद एक अरनामाई की लिपि आती है। अरनामाई की लिपि एक सांकेतिक लिपि है जो संकेत के रूप में लिखी जाती है, और वो कहां से मिली है? तक्षशिला अभिलेख में अरनामाई की लिपि मिली है। तक्षशिला अभिलेख में अरनामाई की लिपि मिली है। तो बात ये समझ में आ गई होगी आपके। अब हम चर्चा करते हैं दीर्घ शिलालेख। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ शिलालेखों के बारे में। तो दीर्घ शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं। कितने से मिले हैं? 8 स्थानों से दीर्घ शिलालेख मिले हैं। तो जो 8 स्थानों से मिले हैं वो स्थान कौन कौन से हैं? कालसी, जो कि आजकल देहरादून है, तो कालसी उत्तराखंड, मानसेरा, शाहबाजगढ़, ये दोनों पाकिस्तान से। खरोष्टी लिपि पाई गई है इन दोनों अभिलेखों में। गिरनार अभिलेख जूनागढ़ से मिला। सोपारा महाराष्ट्र थाने। एरा गुर्दी जो अभिलेख है आंध्र प्रदेश, ये कुर्नूल में स्थित है, कुर्नूल में है वर्तमान समय कुर्नूल। धौली जो स्थान है वो गंजाम उड़ीसा, और जोगड़पुरी उड़ीसा। ये 8 वो स्थान है जिनसे 14 शिलालेख मिले हैं। ये दीर्घ शिलालेखों को, ये जो 8 शिलालेख है, जो टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 शिलालेखों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो अशोक के कितने
शिलालेखों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो विश्व धरोहर में शामिल 8 दीर्घ शिलालेख हैं जो 8 स्थानों से मिले। तो ये 8 शिलालेख हैं जिनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है 13 जुलाई 2012। कब शामिल किया गया है? 2012। कब शामिल किया गया है? 2012 को ये शामिल किए गए। अब हम चर्चा करेंगे कि ये 14 जो शिलालेख है उन शिलालेखों में किन किन बातों का वर्णन उन्होंने कराया है, किन किन बातों का वर्णन उन्होंने कराया है। तब तक आप नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आपने नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं कि जो दीर्घ शिलालेख थे 14, उन 14 दीर्घ शिलालेखों में किस किस में क्या क्या वर्णन मिला है। दीर्घ शिलालेखों में किस किस का वर्णन है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। कौन से शिलालेख में किसका उल्लेख अशोक ने किया है। तो पहला शिलालेख हमने नंबरिंग रखी है 1 2 3 4 करके ऐसे 14 तक। तो आप समझना पहला शिलालेख, तो पहला शिलालेख में अशोक ने कहा है पशु बलि का विरोध जीव हत्या पाप है। क्योंकि बौद्ध धर्म में आपने भी देखा है कि बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इनमें अहिंसा पर जोर दिया गया है। तो पशु बलि का विरोध किया है। सभी मनुष्य मेरी संतान है, सभी मनुष्य मेरी संतान है, ऐसा उसने अपने पहले दीर्घ शिलालेख में लिखवाया है। दूसरे शिलालेख में उसने पड़ोसी राज्यों का उल्लेख कराया है, जिसमें पांड्य है, चेर है, सौमित्र है, ठीक है, और चोल है। हालांकि चोल 9वीं सदी में आपको मिलेंगे, लेकिन इन राज्यों का उसने उल्लेख अपने दूसरे शिलालेख में करवाया है। चोल, पांड्य, चेर, सौमित्र। इसके बाद लोक कल्याणी कार्य जैसे चिकित्सा, तो उसने चिकित्सा को भी अपना पहला लक्ष्य बनाया था कि कोई भी अगर गरीब परेशान होता है, बीमार होता है, तो उसकी चिकित्सा राजा द्वारा कराई जाएगी, ऐसा उसने दूसरे शिलालेख में लिखवाया। तीसरे शिलालेख में उसने अधिकारियों की नियुक्ति का वर्णन किया है कि उसने कौन कौन से अधिकारी किस किस विभाग के लिए रखे, उसका वर्णन उसने अपने 12वें वर्ष, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में अधिकारियों की नियुक्ति की, जो कि उसने अपने तीसरे शिलालेख में लिखवाया। चौथे शिलालेख में उसने धम्म का उद्घोष यानी बौद्ध धर्म के बारे में लिखवाया, चौथे शिलालेख। ठीक। 5वें में उसने धम्म महामात्र की नियुक्ति, अर्थात धर्म के अधिकारी, जो बौद्ध धर्म का जो धर्म मानता था उसका प्रमुख अधिकारी के बारे में उसकी नियुक्ति कैसे होगी, वो उसने अपने 14वें वर्ष, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की। और इसी 5वें दीर्घ शिलालेख में उसने वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोक ने अपने किस शिलालेख में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया है। तो अशोक ने अपने 5वें शिलालेख में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया है। इसके बाद 6वां शिलालेख में उसने लिखा है कि आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। तो आम जनता के लिए समय बताया कि वो चाहे किसी भी समय आए, उसको राजा हर टाइम मिलेगा। तो आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है, उसने अपना 6वें उसमें लिखवाया। ये हमने 2 सर्किल किए हैं, इन दोनों सर्कलों का मतलब हमने हाईलाइट किया है 7वें शिलालेख को। 7वें शिलालेख में अशोक की धम्म यात्रा का वर्णन है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने यात्रा की थी। तो पहले वो बोध गया, फिर वो लुम्बिनी गया। तो बोध गया और लुम्बिनी गया, तो उसके यात्रा का वर्णन 7वें और 8वें दोनों अभिलेखों में है। 7वें और 8वें दोनों अभिलेखों में इसका उल्लेख है। 7वें अभिलेख में उसने सहिष्णुता का वर्णन किया है। सहिष्णुता कैसे है? किसी भी धर्म के प्रति कट्टर न होना, अर्थात सभी धर्म लगभग समान, जो कि उसमें बाद में वो व्याख्या भी करता है।
तो सहिष्णुता कहते हैं कि हमें अपने धर्म के प्रति ज्यादा कट्टर नहीं होना, सभी धर्मों को समान रूप से देखना है। तो यह सहिष्णुता का उल्लेख उसने अपने 7वें में लिखा है। यह 7वां दीर्घ शिलालेख अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख है। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है 7वां शिलालेख। 8वां और 7वां संयुक्त रूप से पढ़ा जाता है क्योंकि दोनों में ही यात्रा का वर्णन है। 9वें शिलालेख में उसने कर्मचारियों के प्रति शिष्टाचार के व्यवहार का उल्लेख किया है। उसने कहा है कि हमें अपने कर्मचारियों के प्रति शिष्ट रहना चाहिए, यानी विनम्र रहना चाहिए। 10वें शिलालेख में उसने अपने धम्म का प्रचार पर जोर दिया है, बौद्ध धर्म के प्रचार पर जोर दिया है कि अपने धर्म को ज्यादा से ज्यादा धर्म का प्रचार होना चाहिए। 11वें शिलालेख में उसने धम्म विजयों का वर्णन किया है, यानी जिन जिन को प्रभावित कर सका, जहां जहां बौद्ध धर्म अपनाया गया उनका उल्लेख किया गया, धम्म विजयों का वर्णन किया गया। 12वें दीर्घ शिलालेख में सर्वधर्म संभाव की व्याख्या, जैसा हम आपको सहिष्णुता पढ़ा रहे थे, तो सर्वधर्म संभाव का मतलब है सभी धर्म समान रूप से देखे जाने चाहिए। तो ये सर्वधर्म संभाव की व्याख्या अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में की है? वो 12वें शिलालेख में की है। 13वां शिलालेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है और सबसे छोटा अभिलेख है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। हमने जब अशोक पढ़ाया था तब हमने समझाया था कि इसने कलिंग का युद्ध का वर्णन कैसे किया है। तो इसने युद्ध का वर्णन किया था कि अगर इसमें जो जनहानि हुई है, अगर इसका 20वां भाग भी अगर अगले युद्ध में मारा जाता है, किसी भी युद्ध में मारा जाता है, तो इससे देवताओं का जो प्रिय राजा है, अपने आप को जो कहता था वो उसको अच्छा नहीं लगेगा या वो बहुत दुखी होगा। ऐसा वर्णन उसने कलिंग के बारे में, युद्ध के बारे में किया है। और उसने उसमें कहा है कि इसमें ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से व्यतीत किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की, कभी छल कपट नहीं किया। ऐसे लोग भी इस युद्ध में मारे गए हैं जो कि निर्दोष थे। तो इस बात से वो ज्यादा प्रभावित होता है और यहीं से उसका हृदय परिवर्तन होता है। तो ये उसका सबसे छोटा अभिलेख है। 14वें शिलालेख में वो लिखता है कि सभी मनुष्यों की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। सभी मनुष्यों की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से उसने 14 दीर्घ शिलालेख। सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि सबसे बड़ा अभिलेख 7वां, सबसे छोटा 13वां, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वां शिलालेख में किया गया। तो ये 2-3 प्रश्न इंपोर्टेंट ज्यादा बनते हैं। फिर हमने आपको एक टोटल सब समझा दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। फिर हम आपको समझाते हैं लघु शिलालेखों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लघु शिलालेखों को कि लघु शिलालेख, तो लघु शिलालेखों के बारे में जानकारी करते हैं कि लघु शिलालेख प्राकृतिक चट्टानों पर मिले थे। तो प्राकृतिक चट्टानों पर तो सभी दीर्घ शिलालेख भी मिले हैं। ब्राह्मी लिपि में ये लिखे गए हैं और ये 20 स्थानों से मिले, 20 से ज्यादा स्थानों से मिले हैं। तो लघु शिलालेख 20 से ज्यादा स्थानों से मिले हैं। उनमें कुछ प्रमुख स्थान हमने आपको मैप के माध्यम से दर्शाए। तो मैप के माध्यम से दर्शाए, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले बहापुर से लघु शिलालेख मिला। बहापुर दिल्ली में है। यूपी में अशोक का लघु शिलालेख किस स्थान से मिला? वो यूपी में अहरौरा स्थान है। यूपी में कौन सा स्थान है? अहरौरा स्थान है। इसके बाद गुजरात में विराट और भाब्रू शिलालेख मिले। तो भाब्रू कैसा शिलालेख है? लघु शिलालेख। अगर आपसे प्रश्न ये आ जाए कि इनमें से कौन सा लघु शिलालेख है, कौन सा दीर्घ शिलालेख है, तो बता सकते हो आप अपने स्थान मैप के माध्यम से भी समझाएं। तो भाब्रू शिलालेख गुजरात में है से मिला है। और इस भाब्रू शिलालेख पर क्या लिखवाया था अशोक ने? उसने अपने आप को मगध का शासक लिखवाया था। तो मगध का शासक अशोक अपने आप को किस लघु शिलालेख में लिखवाता है? वो है भाब्रू शिलालेख।
अब हम बात करते हैं गुर्जरा शिलालेख की, जो कि एमपी से मिला है। इसमें अपना नाम वो अशोक लिखवाता है, यानी अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख से मिला है? गुर्जरा से मिला है। मास की नेत्तुर उद्गोलम, मास की नेत्तुर उद्गोलम, इनसे भी अशोक का नाम अशोक मिला है। तो कर्नाटक से सबसे ज्यादा लघु शिलालेख मिले हैं। इसके बाद एरागुर्दी जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसमें इससे दीर्घ शिलालेख भी मिला है और लघु शिलालेख भी मिला है। तो एक ऐसा स्थान जिससे दीर्घ और लघु दोनों मिले हैं वो है एरागुर्दी। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ही अमरावती, तो अमरावती भी से भी लघु शिलालेख मिले हैं। सासाराम बिहार से भी लघु शिलालेख मिला है। तो ये वो स्थान है जो लघु शिलालेखों से संबंधित है। तो सबसे ज्यादा लघु शिलालेख कहां से मिले? कर्नाटक से मिले। अशोक का नाम अशोक किसमें मिला? वो आपको हमने बता दिया, मास की नेत्तुर उद्गोलम और गुर्जरा से ये मिला। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो आप इसको। तो हम बात करते हैं स्तंभ लेख की। उससे पहले एक बाई मिस्टेक है, गलती से वो भाब्रू और विराट जो नगर हैं वो इधर गुजरात में लिख गए, वो चिन्ह जो गुजरात में बन गए, तो आप उनको एक बार सही कर लें। भाब्रू और विराट राजस्थान में है। भाब्रू और विराट कहाँ है? राजस्थान में है। इसलिए जो मिस्टेक हो गई है कि जो भाब्रू विराट हमने गुजरात में चिन्ह बन गया था, तो आप उसको सही कर लें कि भाब्रू और विराट कहाँ है? राजस्थान में है। अब इससे आगे हम चर्चा करते हैं स्तंभ लेखों की। तो स्तंभ लेख की चर्चा करते हैं। तो स्तंभ लेख अशोक के 7 स्तंभ लेख बताए जाते हैं। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी बताई जाती है? 7। तो स्तंभ लेख दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, यानी एक बड़े पत्थर पर लिखा जाता है जो सिंगल पत्थर, और लघु स्तंभ जो छोटे पत्थरों पर कई टुकड़ों पर लिखा जाता है। तो दीर्घ स्तंभ लेख में अधिकतम 7 बातें लिखी गई हैं और ये 6 स्थानों से मिले हैं। तो दीर्घ स्तंभ लेख में अधिकतम 7 बातें 6 स्थानों से मिले हैं। इनमें प्रशासन एवं धम्म का वर्णन है, जो कि नॉर्मल उसी में चल रहा था, वैसा ही इन्होंने इसमें लिखवाया है। अधिकतम 7 बातें। तो जो 7वां लेख है वो सिर्फ दिल्ली टोपारा स्तंभ लेख में है। दिल्ली टोपारा स्तंभ लेख में ये 7वां लेख है, और उसमें और ज्यादा सब में 6 लेख हैं। तो अधिकतम 7 बातें 6 स्थानों से। अब बात करते हैं लघु स्तंभ लेख की। तो इसमें अशोक के निर्देश है, अधिकारियों के लिए निर्देश है, मंत्रियों के लिए निर्देश है, उनका वर्णन लघु स्तंभ लेख में किया गया है। और ये 5 स्थानों से मिले हैं। कितने स्थानों से मिले हैं? 5 स्थानों से मिले हैं। तो लघु स्तंभ और दीर्घ स्तंभ हमने उसमें दोनों को बनाया है। तो दीर्घ स्तंभ को हमने रेक्टेंगुलर आयताकार में बंद किया है और लघु स्तंभ को हमने सर्किल में बंद किया है, दोनों। ठीक है, तो आप देखते हैं, पहले हम दीर्घ स्तंभ के बारे में बात करते हैं। तो दीर्घ स्तंभ कितने स्थानों से मिले हैं? 6 स्थानों से। तो टोपारा जो हरियाणा में है, मेरठ, तो टोपारा और हरियाणा में जो स्तंभ लेख मिले थे उनको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। तो मेरठ से दिल्ली ले गया, टोपारा से दिल्ली ले गया, इसलिए इनका नाम दिल्ली टोपारा स्तंभ लेख और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख मिलता है। ठीक है, टोपारा स्तंभ लेख को गोल्डन मतलब पिलर कहते थे, स्वर्ण स्तंभ कहते थे। इस पर सोने की परत चढ़ी थी, तो इसको स्वर्ण स्तंभ टोपारा स्तंभ को कहते थे। तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट है कि किस स्तंभ लेख को मतलब स्वर्ण स्तंभ लेख कहते थे, टोपारा स्तंभ लेख को कहते थे। ठीक, अब इसके बाद कौशाम्बी अभिलेख स्तंभ लेख। तो कौशाम्बी स्तंभ लेख में लघु भी मिला है, दीर्घ भी मिला है, इसलिए दोनों ही आपको इसमें समझने होंगे कि दोनों ही इसमें मिले हैं। तो हम बात करते हैं कि जो कौशाम्बी अभिलेख है इसको इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख कहते हैं। उसका कारण ये है कि इस कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की रानी कावारुकी का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसको रानी का अभिलेख कहते हैं। अकबर ने इसे प्रयागराज के किले में रखवा दिया था।
इसलिए इलाहाबाद शिफ्ट हो गया, तो इसे प्रयागराज कौशाम्बी अभिलेख कहते हैं, प्रयागराज कौशाम्बी अभिलेख कहते हैं। तो प्रश्न आता है रानी का अभिलेख किसे कहते हैं, तो प्रयागराज कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख को कहते हैं। किसको कहते हैं, लघु स्तंभ लेख को कहते हैं, क्योंकि यहाँ से लघु भी है और दीर्घ दोनों मिले हैं। तो रानी का अभिलेख किसे कहते हैं, लघु स्तंभ लेख को कहते हैं। तो दीर्घ में हम बात कर रहे थे टोपारा, मेरठ, इन दोनों को दिल्ली टोपारा, दिल्ली मेरठ कहते हैं। इसके बाद कौशाम्बी अभिलेख, इसके बाद रामपुरवा, लौरिया नंदगढ़ और लौरिया अर्राज, तीन ये और तीन ये, तो कितने हो गए, 6 स्थान हो गए। तो रामपुरवा, लौरिया नंदगढ़, लौरिया अर्राज। जो रामपुरवा अभिलेख है वो राष्ट्रपति भवन में है इस समय, और रामपुरवा अभिलेख को फर्रुखसियर ने बारूद से नष्ट करवाया था, बारूद से नष्ट करवाया था। जो अवशेष बचे हैं वो राष्ट्रपति भवन में। रामपुरवा अभिलेख से 2 अभिलेख मिले हैं, 2 स्तंभ लेख मिले हैं, एक लेखयुक्त और एक लेख विहीन, एक लेखयुक्त और एक लेख विहीन। एक पर बैल का चित्र बना है और एक पर शेर का चित्र बना है। तो ये रामपुरवा अभिलेख को किसने नष्ट करवाया, फर्रुखसियर ने नष्ट करवाया, और ये बिहार में है तीनों, रामपुरवा, लौरिया नंदगढ़, लौरिया अर्राज। लौरिया नंदगढ़ पर किसका चित्र बना है, मोर का चित्र बना है। किसका बना है, मोर का चित्र बना है। तो 3 ये दीर्घ स्तंभ और 3 आपके ये तीर, तो 6 हो गए। तो 6 दीर्घ स्तंभ यहां से मिले हैं। अब हम बात करते हैं लघु स्तंभ की। तो लघु स्तंभ लेख, एक तो सांची में मध्य प्रदेश, जो कि अब नष्ट हो चुका है, ठीक। सारनाथ, तो अभी हम सारनाथ की बात करेंगे लघु स्तंभ की। इसके बाद नेपाल में 2 मिले हैं, नेपाल में, तो ये दोनों नेपाल में निगली सागर और रुम्मनदेही स्तंभ लेख। तो निगली सागर, रुम्मनदेही में कर समाप्ति का उल्लेख है। इसमें अशोक ने लिखवाया कि लुम्बिनी नाम जो गांव था उसमें महात्मा बुद्ध, जिनका महात्मा बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था, उस गांव को कर से मुक्त कर दिया था। किसने, अशोक ने। तो रुम्मनदेही कर समाप्ति का उल्लेख है, तो कर से संबंधित उल्लेख किसमें दिया गया है, वो रुम्मनदेही अभिलेख में दिया गया है। तो आप ये देखो, सांची, सारनाथ, निगली सागर, रुम्मनदेही और कौशाम्बी, ये 5 स्थानों से लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं सारनाथ के बारे में, ठीक। तो लास्ट हमारा टॉपिक है सारनाथ, तो आप इसको नोट कर लो। तो देखो, सारनाथ जो लघु स्तंभ के हम बारे में बात कर रहे थे कि सारनाथ के बारे में बात करेंगे, तो सारनाथ लघु स्तंभ के बारे में बात करते हैं। प्रश्न आता है कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक, वो कहाँ से लिया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, और सारनाथ का स्तंभ वाराणसी से मिला है। सारनाथ का स्तंभ कहाँ से मिला है, वाराणसी से मिला है। तो उस सारनाथ स्तंभ की क्या रूपरेखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपने राष्ट्रीय चिन्ह भारत का पढ़ा होगा, देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि एक चक्र है, और वो आपको रुपए के सिक्के जो से होते हैं उन पर दिखाई दे जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जो चक्र है, उस चक्र के ऊपर शेर बने होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। तो उत्तर में 4 शेर, पूर्व में बैल, पश्चिम में घोड़ा और दक्षिण में हाथी। अब इनका जो अशोक ने जब इनको लिया था, प्रयोग किया था, तब इनका बौद्ध को लेकर अर्थ था। आज हालांकि सरकार ने इसके जो अर्थ है वो बदल लिए हैं, वो हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, तब चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो जो बैल है, बैल अशोक ने बैल को क्यों चुना, क्योंकि बुद्ध का जो जन्म हुआ वो वृषभ राशि में हुआ। तो बुद्ध का जन्म वृषभ राशि में होने के कारण अशोक ने बैल को लिया। दक्षिण में हाथी को बनाया, उसका मतलब यह है कि बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी था, तो हाथी को लिया, ठीक। पश्चिम में घोड़ा, तो घोड़ा गृहत्याग का प्रतीक था, इसलिए घोड़ा लिया। ये दौड़ता हुआ घोड़ा है। कैसा घोड़ा है, दौड़ता हुआ घोड़ा है। और इन सबके नीचे मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा जीत होती है। तो आप लोग भी सभी सदा सत्य ही बोले। तो सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया, ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है और ये सबसे नीचे लिखा हुआ है। तो यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जो इधर उधर
ये बने हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है। अब हम बात करते हैं स्तूप के बारे में। तो स्तूप में सबसे प्राचीन स्तूप पिपरहवा स्तूप है, जो यूपी से मिला है। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए और कहा जाता है कि इन स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट किया। तो प्रश्न आता है, क्या पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विरोधी था, बौद्ध धर्म के खिलाफ था? तो पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के खिलाफ नहीं था, वो अशोक का विरोधी था। क्योंकि जब हम पुष्यमित्र को पढ़ेंगे, जब इसने ब्राह्मण वंश की स्थापना की, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने, तो हम उसको आगे पढ़ेंगे शुंग वंश में। तो ये बौद्ध धर्म विरोधी नहीं था, ये अशोक का विरोधी था। अशोक का विरोधी था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो अशोक ने एक सांची का स्तूप और बनवाया जो एमपी में है, रायसेन जिला में, जिसके बारे में हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ठीक, तो ये आप इस चीज को समझ लें। तो आज ये हमने आपको अशोक के शिलालेखों के बारे में समझा दिया और उम्मीद करते हैं इससे आपका अब एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर पूछा जाए। तो आप एक बार कंटेंट को तैयार करें, लिखें, पूरी वीडियो को आप लिखें, 2-3 बार सुने, तब जाकर इसको अगर आप सुन ज्यादा लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा गुप्त वंश। तो पेट को देखते हुए गुप्त वंश के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, तब तक आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। नमस्कार, धन्यवाद।